यस क्लास, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल नंबर 4। 3 सवाल तक पहले करवाए जा चुके हैं और अगला सवाल अब हम स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 अब देखेंगे। सवाल नंबर 4 अभी तक जो हमने न्यूमेरिकल किए उनसे अलग है। अभी तक हमने जो सवाल किए उसमें या तो वो थे कि नकद के अतिरिक्त अंशों का निर्गमन, जब कंपनी बिना नकद के मतलब किसी संपत्ति के प्रतिफल के बदले में अंश जारी करती है, वो सवाल किए। या एक सवाल हमने किया जिसमें कंपनी पूरा पैसा क्या ले रही है, एक साथ ही ले रही है, एक लमसम क्या किया जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है। अब जो न्यूमेरिकल आएगा उसमें कंपनी किस्तों में पैसा ले रही है, मतलब एप्लीकेशन का अलग, फिर अलॉटमेंट करेगी शेयर का तो उसका पैसा अलग, फिर कॉल की मनी अलग। तो ये एक डिस्क्रिप्टिव मतलब बड़ा न्यूमेरिकल है और एग्ज़ाम में जो इस चैप्टर का न्यूमेरिकल आएगा वो इस टाइप का ही आएगा जिसमें इतनी एंट्रियाँ तुम्हें एक साथ करनी होंगी। ओके, चलिए मैं सवाल अब पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। आप भी अपनी बुक में देखेंगे। चैप्टर का 4 नंबर सवाल है ये। राखी लिमिटेड का पंजीयन 20 लाख रुपए की अधिकृत पूंजी से हुआ है, जो 100 रुपये वाले मतलब एक अंश 100 रुपये का है, जो 100 रुपये वाले 12,000 समता अंशों मतलब इक्विटी शेयर्स में और 100 रुपये वाले 8,000 8% पूर्वाधिकार मतलब प्रेफरेंस शेयर में विभाजित है। तो सवाल में 2 प्रकार के अंश हैं, इक्विटी भी है और प्रेफरेंस भी है। इक्विटी कितनी है 12,000, एक 100 रुपये का। प्रेफरेंस है 8,000, वो भी कितने रुपये का 100 रुपये का। देखो प्रेफरेंस शेयर के आगे एक रेट लिखी है 8%। ये रेट कुछ भी हो सकती है ना, 8%, 10%, 5%, 2%, कुछ भी। और हमारी ये रेट कभी कोई काम नहीं आएगी क्योंकि ये प्रेफरेंस शेयर की लाभांश की दर है और लाभांश की दर तभी काम में ले जाती है जब कंपनी क्या करती है, लाभांश का बंटवारा करती है। तो हमारे सिलेबस में अभी तो ऐसा कुछ नहीं है 12th क्लास के अंदर कि तुम्हें लाभांश भी निकालना पड़े, बंटवारा भी करना पड़े। तो ये दर बस केवल लिखने मात्र के लिए है, अभी तुम्हारे लिए इसका कोई भी सेंस नहीं है। आगे देखा है, कंपनी ने 12,000 में से 5,000 तो इक्विटी शेयर और 8,000 में से 2,000 प्रेफरेंस शेयर जनता को क्या किए हैं, इशू किए हैं। तो ऑथोराइज शेयर तो हैं, इक्विटी तो है 12 और प्रेफरेंस है 8, और इशूड कितने हैं, इक्विटी तो है 5 और प्रेफरेंस कितने हैं 2,000 है। आगे नेक्स्ट, अब कौन सा पैसा कैसे कैसे लिया जा रहा है वो बताया गया है। एप्लीकेशन मनी इक्विटी की भी 25 है, प्रेफरेंस की भी 25 है, 25 रुपये एक शेयर के। अलॉटमेंट मनी इक्विटी की भी 25 रुपये और प्रेफरेंस की है 45 रुपये पर शेयर। फिर फर्स्ट कॉल मनी इक्विटी की 25 रुपये पर शेयर है और प्रेफरेंस की 30 रुपये पर शेयर है। और इसके बाद आती है फाइनल कॉल। फाइनल कॉल केवल इक्विटी की है 25 रुपये, प्रेफरेंस की कुछ नहीं है, ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस का 100 रुपया ले लिया। इक्विटी के 25 25 25 25 4 बार लिए और 100 पूरा, और प्रेफरेंस के 25 45 और 30 लिए तो 100 रुपया क्या हो गया, ये भी पूरा हो गया। ओके, सभी अंशों के लिए आवेदन पत्र आए, कंपनी ने सबको क्या कर दिया, बंटन कर दिया और सारा पैसा टाइम पर क्या हो गया, प्राप्त भी हो गया। आप कंपनी की पुस्तकों में प्रविष्टियाँ दीजिए व इसे चिट्ठे में भी क्या कीजिए, प्रदर्शित कीजिए। चलिए अब हम सवाल स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक बार मैंने इक्विटी का किया है, उसके बाद मैंने प्रेफरेंस का किया है। एक बार मैं इक्विटी का पूरा पोर्शन किया है, उसके बाद प्रेफरेंस का। ओके, तो पहले इक्विटी के देखते हैं। इक्विटी के कितने शेयर इशू किए, इक्विटी के किए 5,000 शेयर जारी किए इसमें। एक मिनट, 5,000 अंश हैं, 5,000 अंश, और एक अंश की एप्लीकेशन मनी कितने रुपए है, 25 रुपये है। मैंने 3 जीरो काट दिए एक बार। 5,000 अंश और एक अंश की मनी है 25 रुपये एप्लीकेशन मनी, तो 25 5 125, बाद में 3 जीरो और लगा दिया 1,000 वाली। तो एप्लीकेशन के टाइम कंपनी को कितने रुपए मिल रहे हैं, 1,25,000 रुपये मिल रहे हैं। 5,000 शेयर और 25 रुपये की रेट से कितना हो गया, 1,25,000 रुपया हो गया। जब एप्लीकेशन का पैसा मिलता है तो अगर अपनी एंट्री क्या करती है, कंपनी एंट्री करती है बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, तो बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा आएगा और कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा। तो बैंक को तो कर दिया DR, जमा करवाने वाले कौन हैं, हम लोग हैं, और हमारे खाते का नाम क्या है, एप्लीकेशन अकाउंट है। तो बैंक अकाउंट DR टू एप्लीकेशन 1,25,000 रुपये कंपनी के बैंक खाते में आ गए एप्लीकेशन के। अब
हमें पता है कि जितना भी आवेदन का पैसा आएगा वो सारा कंपनी के पूंजी खाते में क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ऊपर जो भी 1,25,000 रुपये आए हैं उसे हम कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। तो पैसा आप एप्लीकेशन अकाउंट से निकलेगा और कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो जिस खाते से निकला वो DR, जिसमें जाएगा वो CR। तो एंट्री बनेगी एप्लीकेशन अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट कितने रुपए, 1,25,000 रुपये। हो गया। यहाँ तक एप्लीकेशन का काम हमने क्या कर लिया, पूरा कर लिया। अब बारी आती है अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट पहले मांगना पड़ेगा, अलॉटमेंट पहले मांगना पड़ेगा, उसके बाद जनता क्या करवाएगी, पैसा जमा करवाएगी। तो अलॉटमेंट मांगने की एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट मांगा जाएगा जनता से। तो जिससे हम पैसा मांगते हैं उसके नाम करते हैं ना, डेबिट करते हैं पैसा। तो हमारे नाम से तो पैसा डेबिट होगा नहीं, हमारे खाते के नाम से पैसा डेबिट होगा। अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट हम लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। तो कंपनी एंट्री कर देगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा लेना है ना, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम अमाउंट है भाई, वही 5,000 शेयर और वही 25 रुपये। तो दोबारा कितना आ गया, 1,25,000 रुपये आ गए। फिर मांगा और हम क्या करवा देंगे, पैसा बैंक में जमा करवाएंगे। बैंक में जमा करवाएंगे तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। मतलब हमने पूरा पैसा क्या करवा दिया, बैंक में जमा करवा दिया। तो बैंक अकाउंट DR टू अलॉटमेंट के नाम से क्या बनेगी, एंट्री बनेगी। जब हमसे पैसा मांगा तो हमारा खाता DR, हमने जमा करवा दिया तो हमारा खाता क्या हो गया, CR हो गया। और पैसा कहाँ गया, बैंक में गया। तो यहाँ तक हमने 2 टॉपिक कर लिए, 2 बार पैसा मांग लिया। एक बार तो एप्लीकेशन का मांग लिया और एक बार क्या मांग लिया, अलॉटमेंट का। एप्लीकेशन मनी पहले आती है, बाद में पूंजी खाते में जाती है। जबकि आगे के सारे पैसे, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल जो भी है, वो पहले कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, मतलब पहले मांगेंगे और बाद में क्या किया जाता है, उन्हें रिसीव्ड किया जाता है। रेट सबकी सेम है, 25 रुपये और 5,000 शेयर। चलिए अब आती है आपकी फ़र्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। अब फर्स्ट कॉल मांगेंगे, फ़र्स्ट कॉल भी 25 रुपये है, वही 5,000 शेयर, 25 रुपये तो 1,25,000 हो गया। अब फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री करते हैं कि फ़र्स्ट कॉल कंपनी मांगेगी तो एंट्री क्या करेगी। फ़र्स्ट कॉल मांगनी है तो जो पैसा मांगना है वो DR, तो फर्स्ट कॉल अकाउंट DR, इक्विटी शेयर लगाएंगे क्योंकि शेयर का नाम इक्विटी है ना। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वही 1,25,000 रुपये, वही 25 रुपये इंटू 5,000 शेयर। कंपनी ने मांगा, हमने क्या करवा दिया, पैसा बैंक में जमा करवा दिया। फिर वही एंट्री, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक में गया पैसा तो बैंक DR, जमा करवाने वाले हम लोगों को CR कर दिया, मतलब हमारे खाते को CR कर दिया, फर्स्ट कॉल खाते को, अकाउंट क्लोज। अब बारी आएगी फाइनल कॉल की। फाइनल कॉल की बारी आएगी तो फिर वही मामला, पहले फाइनल कॉल मांगो, बाद में जनता क्या करवाएगी, जमा करवाएगी। तो फाइनल कॉल मांगने की एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 25 रुपये और 5,000 शेयर, तो कितना हो गया, 1,25,000। फिर हम क्या करवा देंगे, पैसा बैंक में जमा करवा देंगे। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितना, 1,25,000 रुपये। ये लो, यहाँ तक आपका इक्विटी का काम पूरा हो गया। पहले एप्लीकेशन का पैसा आया, पूंजी खाते में गया। फिर अलॉटमेंट मांगा, आ गया। फर्स्ट कॉल मांग गई, आ गई। सेकंड कॉल मांगी, आ गई। मतलब जो जो पैसा कंपनी जैसे जैसे मांग रही है, जनता क्या करवा रही है, उसे बैंक में जमा करवाई जा रही है। यहाँ तक तुमने इक्विटी का सवाल क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक आपका इक्विटी का न्यूमेरिकल क्या हो गया, पूरा हो गया। अब चलेगा प्रेफरेंस का न्यूमेरिकल। प्रेफरेंस शेयर भी वही है, 2,000 प्रेफरेंस शेयर हैं और एक प्रेफरेंस शेयर की एप्लीकेशन मनी कितनी है, 25 रुपये। देखो, एक एंट्री चाहे इक्विटी की हो चाहे प्रेफरेंस की हो, एंट्री सेम बनती है। चेंज क्या आता है, जहाँ तुम ऊपर जगह जगह इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कॉल, इक्विटी शेयर कैपिटल ES लिख रहे हो ना, अब तुम्हें PS लिखना पड़ेगा, बस यही चेंज आएगा। PS फॉर प्रेफरेंस शेयर, PS फॉर प्रीफरेंस शेयर। तो एंट्रियाँ वही चलेगी, बस इक्विटी की जगह किसका नाम ऐड कर दिया जाएगा, प्रेफरेंस का नाम ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, देखते हैं एंट्री। पहली एंट्री क्या बनेगी, पहली एंट्री वही है, बैंक अकाउंट DR, तो पैसा बैंक में जाएगा एप्लीकेशन का। कौन सी एप्लीकेशन, प्रेफरेंस शेयर की एप्लीकेशन। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट,
2000 शेयर और एक कितने रुपए का है? 2000 शेयर और 25 रुपये से करनी है ये एंट्री। हाँ, 2000 अंश हैं भाई, 2000 अंश हैं और ये रेट है 25 रुपये की एक रेट है। तो 2000 अंशों पर 25 रुपये की दर से कितना बनता है? 50,000 रुपये। यहाँ चेंज कर लेना भाई, ये किसी ने गलत लिख दिया है यहाँ पे अमाउंट, यहाँ 50,000 रुपये आएंगे। 50,000 रुपीज़ से एंट्री बनेगी ये, 50,000 रुपीज़ आएगा यहाँ पे। ओके, 50,000 से क्या करनी है? प्रविष्टि करनी है। बैंक अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने रुपए? 50,000। 50,000 कैसे आए? 2000 शेयर हैं और एक शेयर की एप्लीकेशन मनी कितने रुपए है? 25 रुपये है। तो 25 इंटू 2 कितना बनेगा? 50,000 रुपये से ये एंट्री करेंगे। नेक्स्ट अगली एंट्री बनेगी प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। वो एंट्री भी कितने से करेंगे? ये एंट्री भी 50,000 से करेंगे, क्योंकि जो पैसा आया है वही पूंजी खाते में हमें क्या करना है? जमा करना है। सेम एंट्री कितनी कि 25 रुपये और 2000 अंश हैं, तो 50,000 से क्या बनेगी? दूसरी एंट्री भी बनेगी। नेक्स्ट उसके बाद बारी किसकी आएगी? अलॉटमेंट की। सारा सवाल वही चलेगा, बस अमाउंट चेंज हो रहे हैं, बाकी सारा सवाल क्या कर दिया? वैसे का वैसे ही रख दिया जैसा बुक ऊपर वाले पोर्शन में हमने किया था। चलिए अब बारी आएगी अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट मांगना पड़ेगा, बाद में जनता जमा करवाती है। तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने? 2000 अंश और 45 रुपये की रेट से करना है। तो 2000 इंटू 45, 45 2 90, 90 रुपये से 90,000 रुपये से एंट्री करेंगे आप इसकी। यहाँ पे 90,000 करना है पे, 90,000 रुपये आएंगे। 2000 अंश और 45 रुपये की रेट है, तो 90,000 रुपये से क्या किया गया है? प्रेफरेंस शेयर को मांगा गया है कि प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपये से? 90,000 से। 2000 इंटू 45, 90,000 की क्या बनेगी? ये एंट्री बनेगी। ओके, ये तो ड्यू की है, मांगा है पैसा। फिर हम क्या करवाएंगे? पैसा जमा करवा देंगे बैंक में। बैंक में जमा कराएंगे तो बैंक अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट कितने रुपए? 90,000 की एंट्री करनी है। 90,000 से क्या किया गया? पैसा मांगा गया और 90,000 ही क्या किए गए हैं? वसूल कर लिए गए हैं। उसके बाद इसने फ़र्स्ट एंड सेकंड कॉल अलग अलग नहीं मांगी है, फ़र्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ ही मांग ली गई है। एक साथ मांग ली गई है तो पूरा पैसा भी क्या आएगा? एक साथ ही आएगा। तो हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट फर्स्ट कॉल है बैंक अकाउंट DR टू फर्स्ट कॉल, क्योंकि एक ही है तो बैंक अकाउंट DR टू फर्स्ट कॉल के नाम से भी क्या चल जाएगा? काम चल जाएगा। कितने शेयर? वही 2000 शेयर और रेट है कितनी? 30 रुपये की। तो 3 दूनी 6, 60,000 रुपये से क्या बनेगी? एंट्री बनेगी। आप यहाँ पे 60,000 करेंगे भाई। 60,000 रुपीज़ की क्या करनी है? आपको एंट्री करनी है। 2000 अंशों पर 30 रुपये की दर से 60,000 रुपये कंपनी ने मांगा है। प्रेफरेंस शेयर कॉल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपये। बाद में जनता पैसा जमा करवा देगी तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट DR टू फर्स्ट कॉल कितने रुपए से? 60,000 से क्या करनी है? ये एंट्री करनी है। तो बैंक अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितने रुपए? 60,000 रुपये। तो प्रेफरेंस और इक्विटी की एंट्रियों में कोई डिफरेंस नहीं है, वही सारी एंट्रियां हैं। सारा काम वैसे का वैसे ही चल रहा है, बस जहाँ जहाँ पहले प्रेफरेंस लिखा वहाँ तुम्हें क्या लिखना पड़ गया? अब इक्विटी शेयर लिख दिया हमने। और हमारे काउंटिंग प्रोसेस के अंदर कैसा भी कोई भी किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अब बनाते हैं इसकी बैलेंस शीट। कि बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाएगा? इसने पूछा भी है ना कि ये सारा मामला आपको क्या करना है? बैलेंस शीट में भी प्रेजेंट करना है। तो देख लेते हैं बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट थोड़ा ध्यान रखना है, याद रखना है आपको कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे बनता है। ये देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना है, ये नया फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। आपको 11th क्लास वाला फॉर्मेट नहीं बनाना है भाई। इस बार बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसा आ गया, फॉर्मेट चेंज हो गया। क्योंकि पहले बनाते थे अपन पर्टिकुलर फिर अमाउंट फिर पर्टिकुलर फिर अमाउंट फिर लाइबिलिटी लिखते हैं, एक तरफ एसेट्स लिखते हैं, वैसा नहीं। अब एक ही कॉलम है, उसी में लाइबिलिटी आती है, उसी में एसेट्स। तो पहले लिखा हमने इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ऐसे ये नाम है लाइबिलिटी साइड का नाम, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। उसमें सबसे पहले आएगी शेयर होल्डर फंड।
शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा, शेयर कैपिटल, क्योंकि आपने क्या इशू किया है, शेयर कैपिटल इशू किया है। अब ये इसने नोट नंबर का कॉलम है, नोट नंबर 1। अभी नोट नंबर 1 का मतलब क्या है कि आपको वर्किंग नोट बनाना है, नंबर एक नंबर वर्किंग नोट, जिसमें आपको पूरी पूंजी की गणना समझानी है। अब वो गणना वाली पूंजी फिर आपको ऊपर वाले अमाउंट में क्या करनी है, ट्रांसफ़र करनी है। ये एक अलग तरीके की बैलेंस शीट है जो 12th क्लास में लगती है, 11th में नहीं लगती। इसमें एक ही अमाउंट का कॉलम होगा, दो साइड के दो कॉलम नहीं होंगे। पहले उसी में लायबिलिटी आ जाएगी, फिर नीचे क्या आ जाएगी, एसेट्स आ जाएगी। लायबिलिटी के अंदर लायबिलिटी साइड को नाम दिया है इक्विटी एंड लायबिलिटी, और उसके अंदर पहला शीर्षक है शेयर होल्डर फंड, और उसमें क्या आती है, शेयर कैपिटल आती है, पूंजी। अब ये पूंजी के आगे एक नंबर नोट डाल के इसने लिखा है 7 लाख। तो कैसे आया वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे जिसमें शेयर कैपिटल की क्या की गई है, कैलकुलेशन समझाई गई है। सबसे पहले आती है कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज का मतलब कंपनी ने कुल कितने अंश जारी किए और कंपनी के कुल कितने अंश हैं। तो इक्विटी शेयर तो 12,000 है, 100 रुपये का एक, तो 12 लाख के हो गए। प्रेफरेंस शेयर 8,000 है, 100 रुपये का एक, कितने के हो गए, 8 लाख के हो गए। तो 12 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर, 8 लाख रुपए के इक्विटी शेयर, कुल शेयर कितने रुपए के हो गए, 20 लाख रुपए के क्या हो गए, कुल शेयर हो गए। ओके। उसके बाद हमने किया इसका इशूड कैपिटल, कि इशूड कैपिटल कितनी है। देखो इक्विटी शेयर इशू किए थे 5 और प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे कितने, 2। तो इशूड कैपिटल में आएगा 5,000 इक्विटी शेयर, 100 रुपये का एक, कितने के हो गए, 5 लाख के। और 2,000 के प्रेफरेंस शेयर, 100 रुपये का एक, वो भी कितने हो गए, 2 लाख। और कुल योग कितना रहा, 5 और 2 7, 7 लाख क्या आ गया पूंजी का योग, जिसे हमने यहाँ पे ऊपर क्या कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। ये 7 लाख रुपया हमने यहाँ क्या कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है। तो शेयर कैपिटल की काउंटिंग जो 20 लाख रुपये ना, ये टोटल ये नहीं आते। ऑथोराइज्ड कैपिटल कभी भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं आती है। बैलेंस शीट में हमेशा पेड अप कैपिटल आएगी। पेड अप का मतलब जितनी लोगों ने चुका दी है। तो लोगों ने पूरे के पूरे 5,000 इक्विटी और 2,000 प्रेफरेंस का पेमेंट कर दिया है। तो 5 लाख और 2 लाख रुपए से एंट्री बनी और 7 लाख रुपए आ गए कंपनी के कैपिटल अकाउंट में। अब नीचे आएगा एसेट साइड। एसेट साइड में हेड का नाम, शीर्षक क्या है, करंट लायबिलिटी। ओके। और करंट लायबिलिटी में भी हमारे पास तो क्या है, बैंक बैलेंस है। इसको नाम देते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब इसमें कैश भी आ गया, बैंक बैलेंस भी आ गया, सब आ गए। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में वही ऊपर वाला 7 लाख क्या लिख देंगे, नीचे लिख देंगे, और दोनों साइड का योग क्या करवा देंगे, मैच करवा देंगे। यहाँ तुम्हें बैलेंस शीट को समझने में थोड़ा सा आई थिंक लगेगा थोड़ा यूँ कि हाँ यार ये बैलेंस शीट अलग कैसे आ गई, नहीं आ गई। यस, अब बैलेंस शीट का नया प्रारूप है, क्योंकि तुम जो 11th क्लास में पढ़ते हो वो है बैलेंस शीट कंपनी एक्ट 1956 1956। और अब ये जो बैलेंस शीट तुम्हारे सामने है ये है कंपनी एक्ट 2013। तो आपको 2013 वाली क्या करनी है, बैलेंस शीट बनानी है, 56 वाली बैलेंस शीट नहीं बनानी। इसके अंदर एक पर्टिकुलर, एक नोट नंबर और एक अमाउंट का कॉलम होता है। सारी दायित्व पहले आते हैं और दायित्वों का योग लगाने के बाद नीचे क्या दिखा दी जाती है, संपत्तियाँ दिखा दी जाती है। ये लीजिए, ये आपका हुआ न्यूमेरिकल नंबर 4। ओके। अब आता है न्यूमेरिकल नंबर 5। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 क्या बोल रहा है। 5 की भी अपनी एक अलग ही स्टोरी है। 5 नंबर से पहले मैं एक बात बताऊंगा आपको कि हमने जब पहले सवाल चैप्टर स्टार्ट किया था तो हम ये बोलते हैं कि एक कंपनी एक बार में इतने अंश जारी करती है, उतने अंश जारी करती हैं, फिर लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं अंश खरीदने के लिए, यूँ काम चलता रहता है ना। हमने यूँ कंटिन्यू किया। बट आप एक बात ध्यान रखेंगे, हमने तो अभी तक यही पढ़ा कि हमने जितने अंश जारी किए हैं या तो उतने ही आवेदन आएंगे, हमने जितने अंश जारी किए हैं या तो आवेदन पत्र क्या आएंगे उतने ही आएंगे, या आवेदन पत्र क्या आएंगे उससे कम आएंगे। अब एक अलग ही प्रॉब्लम आ रही है कि तुमने जितने अंश जारी किए हैं यदि आवेदन पत्र उससे भी ज़्यादा आ गए, जितने अंश आपने जारी किए हैं आवेदन पत्र क्या आ जाएं उससे भी ज़्यादा आ जाएं, तो आप बंटन कैसे करेंगे, तो कंपनी अंशों का बंटवारा कैसे करेगी। तो कह रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास शेयर के एप्लीकेशन ज़्यादा आ रहे हैं तो ज़्यादा आने दो, दिक्कत क्या है। जैसे इसको यूँ समझेंगे आप कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसमें वैकेंसी निकली है। अब वैकेंसी की सीटें हैं कितनी, 300। ओके, 300 सीट है और फॉर्म भरे गए हैं 3 लाख। तो क्या गवर्नमेंट जो है वो सभी 3 लाख को नौकरी दे देगी क्या, नहीं, क्योंकि हमारे पास सीटें ही 300 है। अगर कम एप्लीकेंट आते
300 से भी कम आते तो कंपनी को सोचना नहीं पड़ता, अभी कोई बात नहीं 3 सीटें, बंदे कम ही आए हैं ना, तो ये चुनाव मुश्किल नहीं है, जितनी सीटें चाहिए उतने लोग भर देंगे, बाकी छुट्टी, क्योंकि हमारे पास सीटें कम हैं और लोग तो उससे भी कम आए हैं। और या जितने आपने शेयर इशू किए उतने ही मांगने वाले हैं तो भी ठीक है, जो जितना मांगेगा उसे दे देंगे, एक वाले को एक, दो वाले को दो, चार वाले को चार। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आपके द्वारा जारी किए गए अंशों से अधिक मात्रा में क्या आ जाते हैं, आवेदन पत्र आ जाते हैं। आपके द्वारा जारी किए गए अंशों से अधिक मात्रा में क्या आए हैं, आवेदन पत्र आए हैं। आपने शेयर इशू किए कितने, 10,000, एप्लीकेशन कितनी आ गई, 20,000 आ गई। ये लो, आपने शेयर इशू किए हैं 10,000 और ख़रीदने वाले कितने आ रहे हैं, 20,000 आ रहे हैं। अब किसको मना करें, किसको दें, ये कंपनी के सामने बहुत भयंकर समस्या है कि यार उसको मना करेंगे, इसको मना करें। हम तो किसी को मना नहीं करना चाहेंगे, हम तो सभी को शेयर देना चाहते हैं, बट हमारे पास शेयर ही नहीं है इतने। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी क्या करती है, एक अलग ही प्रकार की बंटन की विधि को अपनाती है। इसे बोलते हैं यथानुपात बंटन। यथानुपात बंटन। तो यथानुपात बंटन कई बार लिखा भी आता है न्यूमेरिकल में कि यथानुपात बंटन काम में लिखा, कई बार नहीं भी लिखा आता। तो आप ध्यान रखेंगे यथानुपात बंटन का प्रॉब्लम कब आएगा, जब आपके जारी किए गए अंशों से अधिक मात्रा में क्या आ जाते हैं, आवेदन पत्र आ जाते हैं। आपके द्वारा जारी किए गए अंशों से अधिक मात्रा में क्या आए हैं, आवेदन पत्र आए हैं। या यूँ मान लो कि जितने अंश तुमने जारी किए हैं उससे ज़्यादा भी क्या आ गए हैं, खरीदने वाले आ गए हैं। जितने अंश आपने जारी किए हैं उससे ज़्यादा क्या आ रहे हैं, खरीदने वाले लोग आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, ये अधिअभिदान की समस्या है, इसे बोलते हैं अधिअभिदान। जब जारी किए गए अंशों से अधिक मात्रा में आवेदन पत्र आते हैं तो इसे अधिअभिदान बोलते हैं। और अधिअभिदान के समय लोग क्या करते हैं, पैसा ज़्यादा दे देते हैं। जैसे मुझे कितने शेयर चाहिए, मुझे शेयर चाहिए 5 और एक शेयर की एप्लीकेशन मनी 2 रुपये है, तो 5 शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से 10 रुपये मैं कंपनी के खाते में जमा करवाऊँगा और बोलूँगा भाई मैंने 5 शेयर के लिए क्या किया है, फॉर्म अप्लाई किया है 2 रुपये की रेट से। फिर कंपनी बाद में बताती है कि सॉरी सर, हमारे पास शेयर तो इतने हैं ही नहीं जितने आपने मांग लिए, हम आपको पूरे शेयर नहीं दे सकते। आपने 5 मांगे थे तो हम आपको 3 शेयर दे देंगे। आपने 5 मांगे तो हम आपको क्या दे देते हैं, 3 शेयर दे देते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, मैंने शेयर मांगे थे 5, तो मैं तो 5 के पैसा जमा करवा के आऊँगा कंपनी में जाके। बाद में पता लगता है कि अरे यार शेयर तो क्या मिले, अपने को तो कम ही मिले। तो इसका मतलब मैंने पैसा जमा कराया 5 शेयर का, मुझे शेयर मिले 3, तो मैंने 2 शेयर का पैसा क्या करवा दिया, ज़्यादा जमा करवा दिया ना। उसे बोलते हैं आधिक्य राशि। आवेदन के साथ आधिक्य राशि आ गई। ये आधिक्य राशि कंपनी लौटाती नहीं है अगली पार्टी को। कंपनी कहती है कि आपके नाम से ये पूरा पैसा हमने जमा कर लिया है, भविष्य में जब भी कोई नया मांग किया जाएगा तो ये पैसा सबसे पहले हम काम में लेंगे, बचा हुआ पैसा क्या मांगा जाएगा, इसके बाद मांगा जाएगा। बचा हुआ पैसा क्या मांगेंगे, उसके बाद में मांगेंगे। तो जो पैसा आपने ज़्यादा दे दिया वो वेस्ट नहीं गया, वो अगली बार नेक्स्ट टाइम क्या किया जाएगा, यूज़ में ले लिया जाएगा। चलिए, इस पैसे को काम में लेने की एंट्री है, यहाँ पे ये सवाल में कर रखी है। जब सवाल में आएगी तो मैं बताऊँगा कैसे क्या किया है ये। चलिए सवाल देखते हैं एक बार। 5 नंबर सवाल है वो आप निकालेंगे। ये कह रहे गजेंद्र लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 30,000 इक्विटी शेयर जनता में क्या किए हैं, जारी किए हैं। पैसा इस प्रकार लेना है, आवेदन के साथ 3 रुपये लेने हैं और बंटन के साथ 4 रुपये, बाकी जब आवश्यकता पड़ेगी तब मांगेंगे, अभी नहीं मांगेंगे, जब जरूरत होगी तब मांग लेंगे। 50,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र आए। देखो सवाल में कितनी भयंकर बात है। शेयर इशू किए 30,000, खरीदने वाले कितने आगे 50,000, कैसे दोगे, तुम्हारे पास शेयर ही कम है, मांगने वाले आ जाओ, मांगने वाले 3 लाख आ जाओ ना, क्या दिक्कत है। हम तो शेयर कितने देंगे, 30,000 देंगे, क्योंकि हमारे पास शेयर ही कितने हैं, 30,000 हैं। फिर ये कह रहा है कि 10,000 को तो कंपनी ने बंटन ही नहीं किया, मतलब 10,000 फॉर्म तो कंपनी ने क्या कर दिए, रिजेक्ट ही कर दिए। 10,000 फॉर्म तो कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए, उन्हें कोई शेयर वेयर नहीं दिया गया है। ओके, और शेष को यथानुपात बंटन किया गया। देखो वर्ड है ना यथानुपात। यथानुपात एक विधि है, अंश जारी करने की एक विधि, जिसमें अंश खरीदने वाला मांगता है ज़्यादा शेयर और कंपनी उसे क्या देती है, कम शेयर। तो ये जो बंटन का प्रकार है इसे क्या बोलते हैं, यथानुपात बोलते हैं। यथानुपात की कंडीशन में लोग पैसा ज़्यादा जमा करवा देते हैं, तो उस समय जो एक्सेस मनी आती है, जो ज़्यादा पैसा दे देते हैं, वो अलॉटमेंट के साथ क्या लिया जाता है, यूज़ में ले लिया जाता है।
सूचना के अभाव में एक्सेस मनी हमेशा अलॉटमेंट के साथ ही क्या ली जाएगी, काम में ली जाएगी। चलिए अब एंट्रीज देखते हैं। पहली एंट्री तो पता ही है आपको, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर, देखो जितना आवेदन आया है, आपने कितने इशू किए वो बात की बात है, मतलब आपके पास पैसा कितने शेयर का आ गया। हमारे पास 50,000 अंशों के लिए क्या आया है, पैसा आया है। तो 50,000 शेयर और कितने रुपए की रेट है, 3 रुपये की रेट दे रखी है इसने। तो 50,000 इंटू 3 मतलब 1.5 लाख रुपये कंपनी के बैंक खाते में क्या हो गया, जमा हो गया। फिर कंपनी सारे पैसे को इस खाते से निकाल कर किस खाते में डालेगी, कैपिटल खाते में डालेगी। तो बार बार का वही काम है कि सारी की सारी एप्लीकेशन मनी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी, एंट्री बना दी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए, अभी देखो यहाँ 90,000 आए हैं, प्राप्त 50 हुए, गए 90 हैं। क्यों, आपके पास पैसा कितना भी आ सकता है, कितना भी, 1.5 लाख क्यों, 1.5 करोड़ भी आ सकता है यहाँ तो, बट कंपनी पूंजी खाते में उतने ही अंशों का पैसा ट्रांसफ़र करेगी जितने अंश उसके पास देने के लिए हैं। पैसा आया तो 50,000 शेयर का है, मैं कंपनी के पास शेयर तो 30,000 ही हैं, तो 30,000 शेयर का 3 रुपये के हिसाब से बताओ कितना बनेगा, 90,000 तो बनेगा। तो पैसा आया ज़्यादा है, बट पूंजी खाते में उतना ही जाएगा जितने आपने एक्चुअल में शेयर क्या किए हैं, इशू किए हैं। तो एक्चुअल शेयर कितने इशू किए हैं, इसने 30,000 किए हैं। तो 30,000 का 3 रुपये के हिसाब से 90,000 रुपया क्या हो गया, कंपनी के पूंजी खाते में जमा हुआ। अब बारी आएगी अलॉटमेंट की, एप्लीकेशन एंड। अच्छा, अब अगली बारी किसकी है, अगली बारी उन लोगों की है जिनको हमने एक भी शेयर नहीं दिया और उनका शेयर क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, वापस लौटा दिया है। सवाल में लिखा है 10,000 अंशों के प्रार्थियों को कोई बंटन नहीं किया, उनकी राशि लौटा दी। मतलब एप्लीकेशन मनी आप लौटा रहे हैं, तो एप्लीकेशन मनी लौटाने की एंट्री क्या बनेगी, जो एंट्री एप्लीकेशन मनी आने की है उसका जस्ट उल्टा, जो एंट्री एप्लीकेशन मनी आने की है उसका जस्ट उल्टा कर दो। एप्लीकेशन मनी आने की एंट्री क्या थी, एप्लीकेशन मनी आने की एंट्री थी बैंक अकाउंट DR टू एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट DR टू एप्लीकेशन। ओके, यहाँ पे लिखा है ना बैंक अकाउंट DR टू एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन मनी आने की एंट्री है। जब एप्लीकेशन मनी लौटाएंगे तो रिवर्स एंट्री कर देते हैं, क्या, एप्लीकेशन अकाउंट DR टू बैंक, एप्लीकेशन अकाउंट DR टू बैंक। ये उन लोगों के लिए है जिनको हमने कोई भी शेयर नहीं दिया था। तो ऊपर लिखा है ना, ये देखो यहाँ पे मैंने नोट भी बनाया इसका। 50,000 एप्लीकेशन आए, शेयर कितने थे, 30,000, 50 में से 10 को तो रिजेक्ट कर दिया, 40,000 को 40,000 लोगों में बांटे हैं, कितने रुपए, 30,000 रुपये। इसका मतलब हमने 10,000 अंशों पर क्या किया है, पैसा वापस लौटाया है। ठीक है, 10,000 अंशों पर 3 रुपये की दर से 30,000 रुपये कंपनी ने क्या कर दिया, वापस भी लौटा दिया उन लोगों को जिनको शेयर ही नहीं दिया। फिर अगली बारी आएगी अलॉटमेंट की, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट DR और सारा पैसा कंपनी के पूंजी खाते में CR। अलॉटमेंट की रेट है 4 रुपये और शेयर कितने हैं जो एक्चुअल में इशू किए हैं, 30,000। तो 30,000 शेयरों पर 4 रुपये की दर से कितना बनेगा, 1,20,000 रुपया क्या किया जाएगा, पूंजी खाते में डाल दिया जाएगा। ओके, अब आपको ये देखना है कि एप्लीकेशन के साथ कितना पैसा ज़्यादा आ गया था, ज़्यादा ही आया था क्योंकि शेयर थे 30,000, अपनी एप्लीकेशन कितनी रख ली, 50,000 की रख ली, तो कितना पैसा ज़्यादा आया ये देखेंगे। और जितना पैसा भी ज़्यादा आया है वो अलॉटमेंट के साथ क्या लेना है, काम में लेना है, उस खाते में डालना है। एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पैसा कैसे आया देखते हैं, आपके पास टोटल कितना एक्सेस था, टोटल पैसा आया कितना था, यहाँ से देखो टोटल स्टार्टिंग में आया था आपके पास 1.5 लाख रुपये, जिसमें से 90,000 रुपये तो आपने किस में डाल दिए, कैपिटल अकाउंट में डाल दिए। ये 1.5 लाख में से 90,000 तो गए कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, बचे कितने रुपये, 60,000 रुपये। ओके, अब इस 60,000 में से भी, इस कितने में से, 60,000 में से भी 30,000 रुपये आपने क्या कर दिए हैं, लोगों को लौटा भी दिए हैं कि 30,000 रुपये तो भाई क्या ले जाओ, वापस ले जाओ। ठीक है, तो अब 30,000 गए, 30,000 जाने के बाद जो पैसा बचेगा वो आपने, बचे हुए 30,000, सिंपल सी बात है, बचे हुए 30,000 रुपये आपने क्या ले लिए हैं, काम में ले लिए हैं। 1.5 लाख आया था, 9 और 3 12, 90,000 तो कहाँ गए, पूंजी खाते में गए, 30,000 मैंने लौटा भी तो दिए, तो 1.5 लाख में से 9 और 3 12, 1 20 तो काम आ गए, बचे कितने, 30,000। वो 30,000 आप एप्लीकेशन का पैसा बचा हुआ है जिसे अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने रुपए,
30,000 रुपये जो एक्सेस आ गए थे। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे वाला मामला क्या कहता है। आगे बस इतना ही ध्यान रखना है कि अब बचा हुआ पैसा कितना और आपको चाहिए, आपको कितने रुपए जनता से और लेने हैं। ठीक है, तो आपको टोटल कितना चाहिए था, आपने अलॉटमेंट मांगा था 1,20,000, जिसमें से 30,000 तो वो आगे जो जनता ने पहले आपको क्या दिए थे, आवेदन के साथ ज़्यादा दिए थे। तो 1,20 में से 30 गए, कितने बचे, 90,000। अब आपको लोगों से 90,000 रुपये और लेने हैं, तो एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितने रुपए से, 90,000 से क्या कर दी जाएगी, ये एंट्री कर दी जाएगी बैंक अकाउंट DR टू अलॉटमेंट 90,000। अकाउंट क्या हो गया, पूरा हो गया, फिनिश। अब बारी आती है किसकी, आपकी बैलेंस शीट की। कि बैलेंस शीट में ये मामला कैसे प्रेजेंट करना है। बैलेंस शीट का भी आपसे मैंने फॉर्मेट बात किया था, बस वैसे ही चलेगा सारा का सारा फॉर्मेट, कोई चेंज नहीं करना है। चलिए हम लिखेंगे पहले पर्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट। पर्टिकुलर में पहला लायबिलिटी साइड की बारी है, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड आपका हेड है, जिसके अंदर आपको क्या दिखानी है, कैपिटल दिखानी है। मैंने इसका अलग से क्या बना दिया है, नीचे नोट भी बना दिया। नोट से ही आप समझेंगे कि नोट में कैसे काउंटिंग की गई है। ये रहे यहाँ पे नोट कैसे बना। आपके पास 30,000 शेयर थे जो आपने जारी किए, जो 10 रुपये का है, बट कंपनी ने अभी तक क्या मांगा है, 7 रुपया ही मांगा है। कैसे, 3 रुपये तो आवेदन के, 4 रुपये बंटन के, 4 और 3 7। तो कंपनी ने 30,000 अंशों पर 7 रुपये मांगे, तो कुल कितने हो गए, 2,10,000। 30,000 इंटू 7 रुपया प्रति अंश, 2,10,000 रुपये कंपनी ने जनता से प्राप्त कर लिए हैं पूंजी के नाम पर। यही पूंजी नोट नंबर 1 में ऊपर क्या की गई है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिखाई गई है। और सेम वही पूंजी नीचे एसेट्स के अंदर कैश के नाम से भी क्या की गई है, दिखाई गई है। क्योंकि जब आप नकद जारी करेंगे तो जनता से क्या लेंगे, कैश ही लेंगे ना, तो आपका बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपको लायबिलिटी में भी 2,10 लिखना है, और वही 2,10 आपको नीचे एसेट साइड के अंदर करंट लायबिलिटी के हेड में किस नाम से दिखाना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के नाम से दिखाना है। ओके, ये था तुम्हारा न्यूमेरिकल नंबर 5। ये लो भाई। तो अभी हमने 2 सवाल किए, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5। ठीक है, आगे वाले सवाल हम अब कल देखेंगे क्लास। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप ट्राई करना, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगला सवाल अब कल की क्लास में करवाया जाएगा।